24 घंटों में मौजूदा हुकूमत की दुर्गत बन रही है। क्यों? क्या हुई? अभी पता चलेगा। Jaish-e-Mohammed said that at least 10 members of their family, its chief Masood Azhar, was killed in the strikes in Bahawalpur. Your point being? My point being is that these are the leaders of a massive terrorist organisation that focuses on attacks in Kashmir. That Brigade 313 is Al-Qaeda in Pakistan. It's an umbrella organisation for members of several groups like the Taliban, Lashkar-e-Jhangvi. यल्दा हकीम आपको पता है स्काई न्यूज की बड़ी तगड़ी किस्म की जर्नलिस्ट हैं। बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया है यल्दा हकीम और शेरी रहमान की गुफ्तगू सुनने का। That Brigade 313 is Al-Qaeda in Pakistan. और सवाल ये था कि जी 313 ब्रिगेड कौन है? 313 ब्रिगेड कि मेरा सर शर्म से झुक गया है। उनका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से है, तो मुझे लगता है कि वो सारे बदले जो है ना अफगानिस्तान के वो निकाल लेती हैं पाकिस्तान से। जब इंटरव्यू करती हैं सारे चुन चुन के बदले लेती हैं। शेरी रहमान साहब आजारी बात है, बीच में थोड़ा गुस्सा कर गई, कई दफा हो जाता है कि वो नहीं वो मूड होता। सो इनको डील कैसे करना है? से मुनीर को डिसीवर कोई ऐसे नहीं कहते, और ये डिसीवर कितने अरसे डिसीव कर पाएगा अमेरिका को भी लग पता जाएगा। और खबर ये है कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो 6.7% से बढ़कर 760 खरब रुपए से ज्यादा हो चुका है। वाशिंगटन के अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब की के लिए के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुजाहरा जो किया जाएगा और उसकी बहुत ज़्यादा तैयारियां जो की जा रही हैं, उसमें ट्रक भी बड़े जनाब एक्टिव होंगे। उसमें वो जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये फिर उस इंटरव्यू के अंदर एक्सेप्ट किया कि हाँ जी, जो पहले हम ये सब कुछ करते रहे थे और हम करते रहे हैं। और यल्दा हकीम जो है ना बड़ी वायरल हो रही हैं, हर इंटरव्यू के बाद वो वायरल होती हैं। इंडिया के फ्रंट में हमारा जो नया वॉर डैडी है, एक तो शुगर डैडी होता है ना, शुगर डैडी मतलब वो बंदा जो अपनी गर्लफ्रेंड को जरा सा पर्क्स और प्रिविलेजेस के लिए थोड़ा सा पॉकेट मनी देता रहता है। बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया है यल्दा हकीम और शेरी रहमान की गुफ्तगू सुनने का। और यल्दा हकीम और शेरी रहमान की जो डिस्कशन हुई है, जो कन्वर्सेशन हुई है, भाई क्या बात है, क्या बात है। तो हमने कहा जब हमें इतना मजा आया है तो क्यों ना हम अपने व्यूअर्स तक भी पहुंचाएं ये वाली कन्वर्सेशन। देखिए आपको पता है इससे पहले जो ख्वाजा आसिफ थे उनका इंटरव्यू लिया था यल्दा हकीम ने, और यल्दा हकीम जो है ना बड़ी वायरल हो रही हैं, हर इंटरव्यू के बाद वो वायरल होती हैं क्योंकि बहुत ही गजब का इंटरव्यू लेती हैं। अब बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत कमाल की वो जर्नलिस्ट हैं। लेकिन फिर ये पता चला कि उनका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से है, तो मुझे लगता है कि वो सारे बदले जो है ना अफगानिस्तान के वो निकाल लेती हैं पाकिस्तान से। जब इंटरव्यू करती हैं सारे चुन चुन के बदले लेती हैं, लेकिन बहुत अच्छा इंटरव्यू करती हैं। अब देखें यल्दा हकीम ने स्काई न्यूज़ पर पहले इंटरव्यू किया था ख्वाजा आसिफ का, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, और उसमें वो जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये फिर उस इंटरव्यू के अंदर एक्सेप्ट किया कि हाँ जी, जो पहले हम ये सब कुछ करते रहे थे और हम करते रहे हैं। जो दहशतगर्दी और जो दहशतगर्द हैं उनको बनाना पालना, ये सब जो बातें हुई, तो उसके ऊपर उन्होंने जब वो एक्सेप्ट किया कि हाँ हम पास में करते रहे, तो फिर वो सारी हर एक ने पाकिस्तान से लेकर और इंटरनेशनल मीडिया तक सबने वो वाली बात की कि भाई इन्होंने तो कबूल कर लिया, अब ऐसे वक्त में कबूल नहीं करना चाहिए था। तो क्या वो झूठ बोल देते? मैंने आपको पहले भी कहा ख्वाजा आसिफ ना कभी कभी बहुत बड़े बड़े सच बोल देते हैं, तो अब वो वहाँ पे ये कहने लग पड़े कि इनके ना इनको मना कर दिया करें, ऐसे मौके पर कोई सच ना बोला करें। लेकिन चलें, कोई तो है जो सच बोलता है। उन्होंने एक बार पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर ये कहा था कि अपना घर साफ करने की जरूरत है। उसके ऊपर बाद भी उनके ऊपर बड़ा बैकलैश आया था। लेकिन हम बढ़ते हैं ख्वाजा आसिफ से आगे, शेरी रहमान भी पहुंच गई यल्दा हकीम से जो है वो बातचीत करने के लिए। उन्हें ये सोचना चाहिए था कि देखें पहले ख्वाजा आसिफ के साथ क्या हुआ है, अब जो है वो मैं भी जा रही हूँ तो मेरे साथ क्या होगा। तो यल्दा हकीम ने उनसे भी चुन चुन के जो है ना वो सवाल लिए और बदले लिए। बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया है यल्दा हकीम और शेरी रहमान की गुफ्तगू सुनने का। और यल्दा हकीम और शेरी रहमान की जो डिस्कशन हुई है, जो कन्वर्सेशन हुई है, भाई क्या बात है, क्या बात है। तो हमने कहा जब हमें इतना मजा आया है तो क्यों ना हम अपने व्यूअर्स तक भी पहुंचाएं ये वाली कन्वर्सेशन। देखिए आपको पता है इससे पहले जो ख्वाजा आसिफ थे उनका इंटरव्यू लिया था यल्दा हकीम ने, और यल्दा हकीम जो है ना बड़ी वायरल हो रही हैं, हर इंटरव्यू के बाद वो वायरल होती हैं क्योंकि बहुत ही गजब का इंटरव्यू लेती हैं।
अब बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत कमाल की वो जर्नलिस्ट है। लेकिन फिर ये पता चला कि उनका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से है। तो मुझे लगता है कि वो सारे बदले जो है ना अफगानिस्तान के वो निकाल लेती हैं पाकिस्तान से जब इंटरव्यू करती हैं, सारे चुन चुन के बदले लेती हैं, लेकिन बहुत अच्छा इंटरव्यू करती हैं। अब देखें, यल्दा हकीम ने स्काई न्यूज़ पर पहले इंटरव्यू किया था ख्वाजा आसिफ का, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, और उसमें वो जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये फिर उस इंटरव्यू के अंदर एक्सेप्ट किया कि हाँ जी, जो पहले हम ये सब कुछ करते रहे थे और हम करते रहे हैं, जो दहशतगर्दी और जो दहशतगर्द हैं उनको बनाना पालना, ये सब जो बातें हुई, तो उसके ऊपर उन्होंने जब वो एक्सेप्ट किया कि हाँ हम पास में करते रहे, तो फिर वो सारी हर एक ने पाकिस्तान से लेकर और इंटरनेशनल मीडिया तक सबने वो वाली बात की कि भाई इन्होंने तो कबूल कर लिया, अब ऐसे वक्त में कबूल नहीं करना चाहिए तो क्या वो झूठ बोल देते। मैंने आपको पहले भी कहा, ख्वाजा आसिफ ना कभी कभी बहुत बड़े बड़े सच बोल देते हैं, तो अब वो वहां पे ये कहने लग पड़े कि इनके ना इनको मना कर दिया करें, ऐसे मौके पर कोई सच ना बोला करें। लेकिन चले, कोई तो है जो सच बोलता है। उन्होंने एक बार पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर ये कहा था कि अपना घर साफ करने की जरूरत है। उसके ऊपर बाद भी उनके ऊपर बड़ा बैकलैश आया था। लेकिन हम बढ़ते हैं ख्वाजा आसिफ से आगे, शहरी रहमान भी पहुंच गई यल्दा हकीम से जो है वो बातचीत करने के लिए। उन्हें ये सोचना चाहिए था कि देखें पहले ख्वाजा आसिफ के साथ क्या हुआ है, अब जो है वो मैं भी जा रही हूँ तो मेरे साथ क्या होगा। तो यल्दा हकीम ने उनसे भी चुन चुन के जो है ना वो सवाल लिए और बदले लिए। मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिस्कशन जो है सुनाऊंगी, लेकिन इससे पहले मेरे सामने खबर है, मैंने कहा जियो न्यूज़ में ये खबर है, ये क्यों ना ये भी आपके सामने रख दें। और खबर ये है कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो 6.7% से बढ़कर 760 खरब रुपए से ज्यादा हो चुका है। तो ये 760 खरब रुपए का मतलब ये है कि 76 ट्रिलियन रुपीस ये हो चुका है। अच्छा, ये हम अभी अंदरूनी उसकी बात कर रहे हैं जो कि इंटरनल डेट है, लेकिन जब हम पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेट की बात करते हैं तो जो बैरूनी कर्जा है वो मार्च 2025 के खत्म होने पर 87.4 बिलियन डॉलर्स हो चुका है, और इसमें तकरीबन जो है 883 मिलियन डॉलर्स का जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि 76 जो है जी ट्रिलियन जो है वो अंदरूनी है, और जो है वो 87.4 बिलियन डॉलर्स ये एक्सटर्नल डेट है पाकिस्तान का। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि क्या इस डेट के साथ कोई कंट्री जंग के बारे में सोच भी सकता है, ना कि जंग के नारे लगाना और जो है वो कहना कि जो है एटमी जंग होगी। दिस इज अनबिलीवेबल। ये पहले तो ये सोचें कि आप ये कर्जा कैसे चुकाएंगे। नस्लें भी अगर चुकाती नहीं तो वो भी नहीं चुका सकेंगी। अब हम बढ़ते हैं शहरी रहमान और यल्दा हकीम के इंटरव्यू की तरफ। अब जी यल्दा हकीम ने उनसे ये कहा, सवाल ये था, शहरी रहमान ने ये कहा कि सारा जो आप लोग बात करते हैं वो पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं कि जी पाकिस्तान ये करता है, पाकिस्तान वो करता है, पाकिस्तान ने दहशतगर्द पाले हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। तो बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो अब एक चेंज कंट्री है, तो जो इंडिया है उसके ऊपर क्यों नहीं आप बात करते? वो ये दहशतगर्दी कर रहा है, वो दहशतगर्दी करवा रहा है, वो बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो उसका जिम्मेदार है, तो उसके ऊपर आप क्यों नहीं बात करते? तो यल्दा हकीम ने उनसे एक सवाल किया जो बड़ा अहम सवाल था। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताइए कि अगर ऐसी बात है तो इंडिया FATF की लिस्ट में क्यों नहीं है, आप क्यों हैं? तो इसका जवाब जो उन्होंने पहले हिस्से, इस सवाल के पहले हिस्से का जवाब शहरी रहमान ने ये दिया कि ये हमारा फेलियर है। यानी ये कि इंडिया FATF की लिस्ट में क्यों नहीं है, क्यों नहीं गया जिस तरह आप लोग गए हैं। तो उन्होंने कहा जी ये हमारी जो है वो आप कह लें कम इल्मी है, कोताही है, ये तो मैं कह रही हूँ। उन्होंने कहा जी फेलियर। अच्छा, एक तरफ जो है आप ये तस्लीम करें कि आपका फेलियर है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का ये फेलियर है कि अगर इंडिया जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है आपके खिलाफ तो आप उसको FATF की लिस्ट में नहीं ले जा सके। तो ये अपने तई अपने खुद ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर है कि आप उसको मान रहे हैं। अब ये बिल्कुल वैसे ही है, एग्जैक्टली ये वैसे ही है जैसे ख्वाजा आसिफ ने तस्लीम कर लिया था कि जी ये जो पास्ट में होता रहा है, डर्टी वर्क जो उन्होंने कहा था करते रहे हैं, तो वही अब शहरी रहमान गई। तो इसलिए देखें, मैं आपको बताऊं, यल्दा हकीम जिनका इंटरव्यू करती है ना, वो इंटरव्यू बहुत वायरल जाता है। इंडिया के फ्रंट में हमारा जो नया वॉर डैडी है, एक तो शुगर डैडी होता है ना, शुगर डैडी मतलब वो बंदा जो अपनी गर्लफ्रेंड को जरा सा
पर्क्स और प्रिविलेजेस के लिए थोड़ा सा पॉकेट मनी देता रहता है, मगर वॉर डैडी क्या होता है? वॉर डैडी अपने छोटी स्टेट को, अपनी क्लाइंट स्टेट को जंग के लिए भी खर्चा पानी देता रहता है। और हमारा खर्चा पानी कौन हमें दे रहा है? हमारा नया वॉर डैडी कौन है? चाइना। क्योंकि चाइना के लिए हम एक रियल लाइफ लेबोरेटरी बन गए हैं। 250 मिलियन की आबादी, 7-8 लाख की फौज, न्यूक्लियर वेपन्स और दुनिया की एक खौफनाक तरीन फास्ट एक्सपैंडिंग हेजेमनी, जिसमें हिंदू नेशनलिज्म भी है, जो अपनी खबरें और मंजन बेच के वो चांद पे भी पहुंच जाते हैं। इंडियंस की मैं बात कर रहा हूं। और ये जो रियल लाइफ लेबोरेटरी है, इसमें अब हमारा जो नया, आप कह सकते हैं, फ्रंट है, हमारा नया अफगानिस्तान जो है, जिससे अब हमें बहुत लगता है पर्क्स और प्रिविलेजेस मिलने वाले हैं हमारे नए वॉर डैडी चाइना से। मगर चाइना हमारा बहुत सालों से वॉर डैडी रहा है, टू बी ऑनेस्ट, और इंडिया हमारा बहुत सालों से हरीफ भी रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है, मगर इसमें जो डेवलपमेंट है वो ये है कि अफगानिस्तान का केस अभी के लिए बंद, क्योंकि अफगानिस्तान किसी ने नहीं खरीदना, नोबडी इज इंटरेस्टेड, डन हो गया, फारिग हो गया। उधर अगर बनेगा काम तो फैक्ट्रियां, मिनरल्स, माइन शाइन्स लगेंगे, इससे ज्यादा उधर कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, हमें थोड़ा सा पर्क्स, प्रिविलेजेस, खर्चा पानी, जहाज, ईंधन, तेल, मिसाइल बेचने में, वो अब ये होगा। तो अमेरिका जो है हिंदुस्तान को शायद सपोर्ट करेगा, चीन जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, और ये एक इंटरेस्टिंग किस्म का डायनामिक अब नया एक बिल्डअप होगा साउथ एशिया की आर्म्स रेस में, जिसमें क्या होगा? जिसमें मैं और आप और आम लोग जो हैं वो मारे जाएंगे।